वेलकम बैक दोस्तों काली लिनक्स की एडवांस हैकिंग कोर्स पर। तो देखो ये वीडियो हमारी काली लिनक्स कोर्स का दूसरा वीडियो है, जिस वीडियो में हम काली लिनक्स की एडवांस टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने काली लिनक्स की सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर किए हैं, ईच एंड एवरी कमांड को बहुत डिटेल में डिस्कशन किए हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो एंड बिल्कुल बिगिनर लेवल से काली लिनक्स को सीख सकते हो। तो देखो इस वीडियो के अंदर हम काली लिनक्स की एडवांस टॉपिक को कवर अप करेंगे, जैसे कि आईपी एंड मैक एड्रेस को चेंज करना, डार्क वेब को एक्सेस करना, खुद की एक सर्वर क्रिएट करना, फाइल सिस्टम हायरार्की को समझना एंड ऐसी बहुत सारी एडवांस टॉपिक को कवर अप करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक को भी समझेंगे, जिसके हेल्प से आप अपने डेली लाइफ टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम फाइल सिस्टम हायरार्की को समझते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो काली लिनक्स के अंदर कौन सी लोकेशन पर कौन सी डेटा रहता है, कौन सी फाइल रहता है, इन सारी चीजों को आप आसानी से समझ जाएंगे एंड अपने हिसाब से काली लिनक्स को कस्टमाइज कर पाएंगे एंड हर एक डेटा को आप प्रॉपर तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सिस्टम हायरार्की को ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो ओपन हो गए हैं, मैं एक को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं टर्मिनल को जूम कर लेता हूँ ताकि जो टेक्स्ट आपको अच्छे से दिखे। देन इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो सिस्टम हायरार्की को ओपन करने के लिए आपको सिंपली cd/ इस कमांड को यूज़ करना होगा। तो जब आप यहाँ पर ls करेंगे तो यहाँ पर एंटायर सिस्टम की हायरार्की शो करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट तरह की डायरेक्टरी एंड फाइल्स अवेलेबल है। फाइल तो यहाँ पर सिर्फ एक है, बट यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्टरी है। तो इन सारे डायरेक्टरी को सिस्टम हायरार्की कहा जाता है। तो चलिए हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी पर किस तरह की फाइल होता है। तो ये जो बीन डायरेक्टरी है, बीन फोल्डर है, इसके अंदर सिस्टम यूज़र की बाइनरी फाइल होते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं, जिनकी हेल्प से एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। तो नेक्स्ट जो ETC है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होता है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का हो गया या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल होते हैं वो सारे ETC डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। देन यहाँ पर जो होम डायरेक्टरी है, इसके अंदर यूजर्स का डेटा स्टोर होता है, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, होम हो गया, जितने भी ये सारी चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, ये सारे के सारे डेटा होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। देन यहाँ पर जो बूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर बूटिंग फाइल होते हैं, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, तो बूट होने के लिए जितने भी फाइल रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे फाइल बूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। देन यहाँ पर जो डेफ नाम का डायरेक्टरी है, इसके अंदर डिवाइसेस का सारा डेटा स्टोर होता है, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या फिर फ्यूचर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उन सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन डेफ नाम की जो ये डायरेक्टरी है इसके अंदर स्टोर होते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं liv, जो liv नाम का डायरेक्टरी है उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट होने के लिए जितने भी फाइल रिक्वायर्ड होते हैं बूट डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, बट बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के लिए एक लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए जितने भी फाइल रिक्वायर्ड होता है वो सारी फाइल लीव डायरेक्टरी है इसके अंदर स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आ गया, इसको हम बैक कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको दिखेगा मीडिया, जो मीडिया डायरेक्टरी है उसके अंदर मीडिया से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो स्टोर होते हैं, यानी कि जो भी माउंट डिवाइस है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, वो उसका डेटा मीडिया पर स्टोर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी माउंट डिवाइसेस होते हैं वो मीडिया के अंदर शो करते हैं। देन ये जो प्रोस है, इसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस रिलेटेड डेटा होता है वो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि अपाची सर्वर को हम ऑन करेंगे तो जो अपाची प्रोसेस है वो डेटा इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है।
या फिर जब हम पोस्ट GraphQL सर्विस को ऑन करते हैं तो उसी प्रोसेस का भी डेटा इस proc डायरेक्टरी पर स्टोर होता है। देन ये जो sbin नाम का डायरेक्टरी है, इसके अंदर सिस्टम बाइनरी कमांड स्टोर होता है, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी कमांड को यूज करता है वो सारे कमांड इस डायरेक्टरी पर स्टोर होता है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कमांड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक सुपर यूज़र ही यूज कर सकता है, कोई भी लोकल यूज़र यूज नहीं कर सकता। तो ये जो मैं सुपर यूज़र, लोकल यूज़र या फिर रूट यूज़र कह रहा हूँ, ये आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आता होगा, तो आगे हम इस कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करेंगे। देन ये जो सिस्टम कार्ड देन ये जो SIS नाम से जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर सिस्टम फाइल होते हैं, यानी कि जो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो सिस्टम फाइल रिक्वायर्ड होता है वो इस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। देन ये जो var है, इसके अंदर वेरिएबल फाइल होते हैं, यानी कि जितने भी एडिशनल डेटा रिक्वायर्ड होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए या फिर रन करने के लिए, तो उस तरह का डेटा इस var नाम की डायरेक्टरी पर स्टोर होते हैं। देन ये जो माउंट आप देख रहे हो, यहाँ पर माउंट डिवाइस शो करता है, यानी कि जितने भी रिमूवल डिवाइस है वो यहाँ पर शो करता है। देन ये जो रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पर रूट यूज़र की डेटा स्टोर होता है, जिसको हम सुपर यूज़र भी कहते हैं। देन यहाँ पर SRV जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर सर्विस रिलेटेड डेटा स्टोर होता है, जैसे कि Apache हो गया, HTTP हो गया या फिर FTP हो गया, इन सारे डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। देन यहाँ पर जो TMP होता है, ये टेम्पररी डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितने भी टेम्पररी फाइल होते हैं वो सारे फाइल यहाँ पर स्टोर होता है। देन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लॉस्ट प्लस फाउंड, इसके अंदर बैकअप फाइल स्टोर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई काम आप कर रहे हैं और सडनली आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में जो आप काम कर रहे हैं उसका बैकअप रखने के लिए जो डायरेक्टरी यूज होगा वो होता है लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्टरी। देन जो ये OPT डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितने भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इसके अंदर स्टोर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थर्ड पार्टी से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या फिर पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो वो OPT के अंदर स्टोर होगा। देन ये जो रन डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक सिस्टम को रन करने के लिए फाइल स्टोर होता है। देन ये जो यूज़र डायरेक्टरी है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के यूज़र स्टोर होते हैं, जैसे कि सुपर यूज़र, लोकल यूज़र या फिर रूट यूज़र, जितने भी तरह के यूज़र होते हैं वो डेटा यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो इन सारे टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप इसे फर्दर डिटेल में जानना चाहते हो तो 1 बाय 1 आप हर एक डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। जैसे कि मैंने CD लिखा, देन जैसे मैं यहाँ पर ETC प्रेस करूँगा, ETC लिखकर प्रेस करूँगा, तो देन यहाँ पर आप जैसे ही LS लिखकर प्रेस करेंगे तो ETC के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे, जितने भी डायरेक्टरी एंड फाइल होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फाइल को दिखा देता हूँ जो कि है passwd। तो इस फाइल के अंदर हर एक यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, यानी एक सिस्टम के अंदर कितने यूज़र हैं एंड कौन कौन सी सुपर यूज़र हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो इस फाइल को भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, डिकोड करेंगे। तो अभी आप इस फाइल सिस्टम हायरार्की को 1 बाय 1 हर एक डायरेक्टरी को आप विजिट कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया फाइल सिस्टम हायरार्की किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कुछ परमिशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं LS लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर LS लिखता हूँ। देन यहाँ पर हमें होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो होम लिखना होगा। देन यहाँ पर फिर से हम LS लिखते हैं। देन हमें जाना होगा जो काली नाम का यूज़र है उसके अंदर जाना होगा। तो हमने काली नाम के यूज़र पर आ गए हैं, काली नाम का तो हमने काली यूज़र पर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे LS लिखकर एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टरी एंड फोल्डर यहाँ पर शो कर रहा है। बट इन सारे डायरेक्टरी एंड फोल्डर की परमिशन को चेक करने के लिए आपको सिंपली LS-L लिखकर एंटर प्रेस करना होगा। तो आपको यहाँ पर जितने भी डायरेक्टरी हैं, जितने भी फाइल्स हैं, उन सारे डायरेक्टरी एंड फाइल्स की परमिशन एंड कौन सी यूज़र उसको यूज कर रहा है, देन कौन सी डेट पर वो क्रिएट हुआ है या फिर मॉडिफाई हुआ है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो
जितने भी डायरेक्टरी हैं जो ब्लू कलर में शो कर रहा है, उन सारे डायरेक्टरी के आगे डी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये सारे, ये क्या हो गया, फिर से हम ls करके -l करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डायरेक्टरी हैं उनके सामने सबसे पहले डी लिखकर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें एक एक डायरेक्टरी हैं। तो ये जो फाइल है इसके आगे देख सकते हो आप डी नहीं है, तो आप इस हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं, इन कंटेंट में से कौन सी कंटेंट डायरेक्टरी है एंड कौन सी कंटेंट टेक्स्ट है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम परमिशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डी लिखे हैं ये सारे के सारे एक एक डायरेक्टरी हैं, एंड जितने भी यहाँ पर डैश लिखा है या फिर जो आप हाइफन कहते हो, हाइफन लिखा है, ये एक एक फाइल है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो RWX। तो ये जो तीनों लेटर पहला, तो ये जो फर्स्ट 3 लेटर हैं ये परमिशन को डिनोट करता है। ये जो RWX ये सुपर यूज़र का परमिशन है। देन R-X जो है ये लोकल यूज़र का परमिशन है। देन ये जो R-X ये अदर्स का परमिशन है, या फिर आप इसे ग्रुप का परमिशन भी कह सकते हो। तो ये जो RWX है इसका मतलब होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल। तो यानी कि एक सुपर यूज़र इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी को रीड भी कर सकता है, यानी देख सकता है, और राइट भी कर सकता है, यानी चेंज भी कर सकता है, एंड एग्जीक्यूटेबल भी कर सकता है, या फिर इसका परमिशन को भी चेंज कर सकता है। तो ये जो सुपर यूज़र मोड है इसके पास सारे परमिशन होते हैं एक फाइल को या फिर एक डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। देन जो दूसरा परमिशन है जो है R-X, तो ये जो परमिशन है ये एक लोकल यूज़र का परमिशन है, यानी कि एक लोकल यूज़र इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी को रीड कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप कौन सी डायरेक्टरी पर या फिर कौन सी फाइल पर कौन कौन सी परमिशन लगा है एंड किस किस यूज़र को कौन कौन सी परमिशन दिया गया है, इन सारी चीज़ों को आप इस मेथड से पता लगा सकते हो। जैसे कि और एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं, तो ये जो notes.txt है इस फाइल को -R-W जो परमिशन है ये रूट का परमिशन है। देन -R- ये जो परमिशन है ये लोकल यूज़र का परमिशन है। देन -R- तो ये जो परमिशन है ये ग्रुप्स का परमिशन है, यानी कि एक रूट यूज़र इस notes.txt को ओनली रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइल को वो रन नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से भी आप हर एक डायरेक्टरी एंड फाइल की परमिशन को चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजर्स के बारे में कि आप किस तरह से और एक नए यूज़र को ऐड कर सकते हो, कौन कौन सी यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी सिस्टम पर वो चेक कर सकते हो, या फिर किस तरह से आप किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली एक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूज़र अवेलेबल है ये चेक करने के लिए आपको etc डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली cd/etc कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको ls करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही बताया है कि यहाँ पर जो एक फ़ाइल है passwd, इस फाइल के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन होता है, तो आपको इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली कैट लिखना है, देन यहाँ पर आपको passwd लिखना है। तो देख सकते हो यहाँ पर काली नाम का एक क्या है, एक यूज़र है। देन उसके साथ साथ टॉप में आपको दिखेगा रूट नाम का एक यूज़र है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 यूज़र हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक यूज़र ऐड करना है तो आपको सिंपली उसी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसलिए होम डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ, cd होम देन cd काली। ओके, देन यहाँ पर आपको अपनी मशीन को सुपर यूज़र का परमिशन देना होगा, तभी आप नए यूज़र को ऐड कर पाएंगे। तो मैंने sudo su लिखकर सुपर यूज़र को यानी कि जो रूट यूज़र है उसको एक्टिव कर लिया है। तो यहाँ पर हम नए यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली ऐड यूज़र लिखना है, ऐड
यूज़र लिखना है। देन आपको एक नाम देना होगा जो भी आप यूज़र का रखना चाहते हो। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर यूज़र का नाम रखना है, क्या लिखेंगे? तो हमें यहाँ पर यूज़र का नाम लिखना है हैकर। ओके, तो मैं हैकर नाम देता हूँ। तो देख सकते हो ये जो यूज़र है वो क्रिएट करना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देने के लिए कह रहा है, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जो पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखता हूँ जो है काली। तो मैंने यहाँ पर काली लिखा। तो ध्यान रखें यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से खुद की पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने काली लिख कर यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड देने के लिए कह रहा है, तो मैं फिर से काली यहाँ पर दे देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली पासवर्ड अपडेट हो गया है। देन अगर आप यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर यूजर्स के बारे में प्रोवाइड करना चाहते हो तो प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि फुल नेम हो गया। तो मुझे यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है, तो मैं एंटर करके इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर येस और नो ऑप्शन पूछ रहा है, यानी कि आप जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं वो पूछ रहा है। तो सिंपली आपको वाई प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये जो हैकर नाम का यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। तो उसके लिए भी हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा एंड अगेन passwd फाइल को चेक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं cd/etc। देन यहाँ पर आपको कैट लिखना होगा। देन क्या लिखना होगा? passwd। तो देख सकते हो यहाँ पर हैकर नाम का एक यूज़र ऐड हो गया है। तो अभी हमें उस यूज़र को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको sudo su हैकर लिखना है, यानी कि sudo su कमांड देने के बाद जिस भी नाम से आपने यूज़र क्रिएट किया है उस नाम को एंटर करना होगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हो हम हैकर जो यूज़र है उस यूज़र को हमने एक्टिव कर लिया है, उसके अंदर हम आ गए हैं। तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ls करते हैं। तो सॉरी हमें होम डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो cd डट करके हम बाहर आ जाते हैं। देन हमें अभी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। देन हम यहाँ पर ls करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर 3 यूज़र ऑलरेडी शो कर रहा है। तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? हैकर पर। तो सिंपली आपको cd हैकर लिखना है और एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको ls प्रेस करना है। तो देख सकते हो जो हैकर यूज़र है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस यूज़र को हम रिसेंटली क्रिएट किए हैं। तो इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी या फिर कोई भी फाइल नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इस यूज़र के अंदर फाइल या फिर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकती हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि apt इंस्टॉल VLC एक मीडिया प्लेयर है। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिला है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल सा मेथड है। आपको सिर्फ एक कमांड रन करना होगा, जैसे कि आपको लिखना होगा यूज़र मोड -a-g। देन आपको यहाँ पर sudo लिखना है। देन आपको अपना यूज़र का नाम लिखना है, जैसे कि हैकर। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अच्छा, हम सुपर यूज़र मोड पर चलते हैं। हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और अभी इस कमांड को हम रन करते हैं, जैसे कि यूज़र मोड -a-g। देन हमें यहाँ पर जो हमारा यूज़र का नाम है उसको लिखना है और एंटर प्रेस करना है। क्या है ये? यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, यूज़र मोड ऑप्शन लॉगिन। तो कुछ यहाँ पर, अच्छा मैंने अच्छे से कमांड को टाइप ही नहीं किया इसलिए ये शो कर रहा है। आपको फिर से टाइप करना होगा। तो हमें फिर से टाइप करना होगा यूज़र मोड -a-g। देन हमें यहाँ पर देना होगा sudo। देन हमारा जो भी नाम है यूज़र का वो नाम देके एंटर प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो तो यहाँ पर कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है।
तो अगर अभी हम जाएंगे होम डायरेक्टरी के अंदर, देन फिर जाएंगे हैकर यूज़र के अंदर, देन फिर जाएंगे हैकर यूज़र के अंदर, तो अभी हम उस यूज़र के अंदर कुछ भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे या फिर कोई भी पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे जाना होगा होम डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं फिर से जाता हूँ cd होम, देन cd, देन मुझे cd होम में जाना होगा, होम पर आ गया। देन यहाँ पर सिंपली लिखना होगा sudo su hacker। तो मैंने हैकर यूज़र को एक्टिव कर लिया है, तो उसके अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा apd इंस्टॉल VLC। तो VLC एक मीडिया प्लेयर है, जैसे कि मैंने कहा। आर यू नॉट यूज़र, तो आई थिंक हमें यहाँ पर sudo apd इंस्टॉल लिखना होगा VLC। ऑल राइट, देख सकते हो यहाँ पर रन हो गया है। पासवर्ड यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो आप पासवर्ड दे देना जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है। तो जैसे ही पासवर्ड देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये पैकेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप रूट प्रिविलेज भी दे सकते हो, जो भी आपने नया यूज़र को ऐड किया है उसको आप रूट प्रिविलेज दे सकते हो। तो मुझे अभी इस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर एन प्रेस करके एंटर कर देता हूँ एंड मैं इस यूज़र से बाहर आ जाता हूँ। तो मैं सुपर यूज़र से भी बाहर आ जाता हूँ। तो मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपली क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको क्लियर नहीं लिखना है, आपको सिंपली Ctrl+L प्रेस करना है, तो कंसोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप किस तरह से किसी भी यूज़र को रिमूव करेंगे। तो यूज़र को रिमूव करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास कौन कौन सी यूज़र हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर LS प्रेस करना पड़ेगा। तो देख सकते हो अभी हम काली यूज़र के अंदर हैं, तो यहाँ पर काली का जितने भी यूज़र डेटा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा। ओके, तो आप कहाँ आए, तो आप आ गए हैं होम डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर आपको LS प्रेस करना है। तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल इस सिस्टम पर 3 यूज़र एक्टिव्स हैं, जैसे कि हैकर, हैगमैन एंड काली। तो ये जो हैगमैन है ये अभी यूज़र नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस यूज़र को डिलीट कर लिया है। बट इसका जो यूजेस डेटा है वो डेटा अभी भी इस सिस्टम पर स्टोर है, इसलिए हैगमैन शो कर रहा है। तो देखो, अगर आप सिर्फ यहाँ पर डेल यूज़र करके यूज़र का नाम देंगे, जैसे कि हैकर, मुझे रूट परमिशन देना पड़ेगा। तो देन sudo su करके मैंने दे दिया। देन आपको लिखना पड़ेगा डेल यूज़र, देन जिस भी यूज़र का आपको डिलीट करना है उस यूज़र का नाम लिखना होगा। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो हैकर नाम का यूज़र था वो डिलीट हो गया है। तो हम LS करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर फिर भी हैकर नाम का यूज़र शो कर रहा है। तो ये क्यों शो कर रहा है, तो ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो यूज़र है हैकर नाम से वो यूज़र तो डिलीट हो गया है, बट जो यूज़र का डेटा था वो अभी भी स्टोर है। तो आप इस हिसाब से किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया किस तरह से आप यूज़र को क्रिएट करेंगे एंड रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप खुद की एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो देखो, एक सर्वर क्रिएट करने से आप उस सर्वर की हेल्प से अपनी एंटायर नेटवर्क के अंदर हर एक डिवाइस को परमिशन दे सकते हो कि उस सर्वर के अंदर जो कुछ भी है वो उसे एक्सेस कर पाएँ। तो एक सर्वर क्रिएट करने से आप बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में कर सकते हो। तो सर्वर किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली 2-3 कमांड को आपको यूज़ करना होता है। तो मैं चेक करता हूँ कहाँ पर हूँ। तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर फिर से एग्ज़िट करना पड़ेगा। देन मैं फिर से कंसोल को ओपन करता हूँ। देन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट अच्छे से दिखे। ओके, थोड़ा सा छोटा। ओके,
तो यहाँ पर आपको एक कमांड डालना पड़ेगा जो है पहले तो हम रूट यूज़र पर आते हैं sudo su करके। देन आपको यहाँ पर एक कमांड डालना पड़ेगा जो कि है systemctl tatas apache 2। तो ये जो कमांड आप डालेंगे तो यहाँ पर शो करेगा कि आपकी जो सर्वर है यानी कि जो आपका अपाची HTTP सर्वर है वो फ़िलहाल एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है। तो देख सकते हो इसका जो कंडीशन है वो यहाँ पर डेट है यानी कि इनएक्टिव है। तो मैं क्यू करके बाहर आ जाता हूँ। तो उसके बाद आपको इस सर्विस को रन करने के लिए सबसे पहले अगर आपके सिस्टम पर ये सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो आप apt इंस्टॉल apache 2 करके इस सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको सिंपली systemctl start apache 2 लिखना होगा, देन एंटर प्रेस करना होगा। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका टाटस ये एक्टिव हुआ या नहीं। तो देख सकते हो इसका जो एक्टिव है वो टाटस है वो यहाँ पर एक्टिव यानी कि रनिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो रन हो गया है। ओके, तो हम यहाँ पर क्यू प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें हमारा जो भी आईपी एड्रेस है उसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम आईपी एड्रेस की हेल्प से ही सर्वर को एक्सेस करेंगे। जैसे कि फ़िलहाल जो मेरा आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.7। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ऑलराइट, मेरा ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने खुद का आईपी एड्रेस को कॉपी किया है इसे आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा। तो ध्यान रखिए, अगर ये पेज शो कर रहा है तो आपका सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये जो पेज शो कर रहा है इसे हम ऑफ एडिट करेंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से पेज को ऐड करेंगे, जो भी चीज़ें आप सर्वर पर रखना चाहते हो वो रखेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज है। तो इस पेज को हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा cd/etc डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको ls करना पड़ेगा। अरे सॉरी यार, आपको सिंपली जाना पड़ेगा cd/ करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर ls करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी शो करेगा जो है यूज़र। तो आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो cd, तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। cd/ls usr यूज़र, और यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं। आई थिंक हमें बाहर डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा ls। चेक कर लेते हैं एक बार, पहले चेक कर लेते हैं पहले ls/var। ओके, तो हमें बाहर डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। ये जो www ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर cd/var/www कर देता हूँ, देन यहाँ पर हमें ls करना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर html नाम का और एक डायरेक्टरी है। तो हमें सिंपली इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा html। ओके, देन यहाँ पर फिर से हम ls करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 HTML फाइल है, जो HTML फाइल आपको ब्राउज़र पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस फाइल को आप कस्टमाइज कर सकते हो या फिर इन दोनों फाइल को आप रिमूव कर सकती हो। तो मैं इन दोनों फाइल को रिमूव कर देता हूँ। तो rm जो index.html है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। चेक करता हूँ, रिमूव हो गया है। देन फिर से rm करके इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो नाम है इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ऑलराइट, ये भी फाइल यहाँ से डिलीट हो गया है। तो अभी आप जिस भी डेटा को यहाँ पर स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पेज नहीं शो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी HTML वेबसाइट को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, देन वहाँ पर आप स्टोर कर दें, ताकि आप बिगिनर लेवल से जान पाएंगे कि किस तरह से सर्वर काम करता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ free
HTML CSS and JS वेबसाइट टेम्पलेट। तो यहाँ पर बहुत सारी रिजल्ट शो कर रहा है, तो आपको इन्हीं में से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट शो करेगा, आपको किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हम उस वेबसाइट सर्वर पर होस्ट करेंगे। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड किधर है? आई थिंक यहाँ पर डाउनलोड नहीं है, हमें किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो मैं जो पहला वेबसाइट है इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको खुद की वेबसाइट क्रिएट करना है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा किस तरह से वेबसाइट क्रिएट किया जाता है एंड किस तरह से सर्वर पर आप उसे सेटअप करेंगे, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। आप नीचे कमेंट करें तो कौन सी वेबसाइट को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो इस वेबसाइट को हम स्टोर करेंगे, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है, ये कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ। तो हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी कैसे करेंगे? तो हमें इसे पहले तो हमें इस डायरेक्टरी को रूट यूज़र पर ओपन करना होगा। तो रूट यूज़र पर मैंने ओपन कर लिया है। देन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे आप, तो देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी करेंगे। देन आपको सिंपली जाना पड़ेगा कहाँ पर, ये जो var है डायरेक्टरी है, देन जाना पड़ेगा www देन HTML, देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ऑलराइट, पेस्ट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ब्राउज़र पर जाकर अगेन यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा। तो देख सकते हो, ऑलराइट गाइस, देख सकते हो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो हमारा सर्वर पर होस्ट हो गया है। ओके, तो इसको हम किसी और एक डिवाइस पर चेक करते हैं। चलिए हम मोबाइल पर चेक करते हैं। तो ये जो मेरा मोबाइल डिवाइस है ये वही सेम नेटवर्क पर कनेक्ट है जो मेरा लैपटॉप कनेक्ट है। तो ध्यान रखें, अगर आपका डिवाइस सेम नेटवर्क पर कनेक्ट है तभी आप इस सर्वर को यूज में ले सकते हैं या फिर इस सर्वर को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली किसी भी और डिवाइस में, मैं यहाँ पर मोबाइल पर बता रहा हूँ, अगर आप किसी और लैपटॉप या फिर सिस्टम पर भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ब्राउज़र ओपन करना है। देन आपको जो आपका काली मशीन का IP एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि है 192.168.1.7। तो मैं जैसे ही ये IP एड्रेस यहाँ पर देकर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो वेबसाइट हमने उस सर्वर पर स्टोर किया है वही वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो शो कर रहा है। तो कितनी औसम तरह से एंड कितनी इजी वे में देख सकते हो हमारा सर्वर वर्क कर रहा है। तो मैंने इस मेथड को अपना मोबाइल पर बताया है। आप किसी अलग डिवाइस, जैसे कि आपके पास अगर कोई भी दूसरा लैपटॉप या फिर कोई भी दूसरा PC या फिर डिवाइसेस है, तो आप उस पर भी इस मेथड को, इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप इसी तरह से अपनी काली मशीन के अंदर एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सर्वर क्रिएट करने की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से खुद की IP एड्रेस या फिर मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और रूट यूज़र से बाहर आ जाता हूँ। देन अगेन मैं रूट यूज़र पर जाता हूँ। तो आपको सिंपली रूट यूज़र पर लॉगिन कर लेना है। देन दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए आप ipconfig कमांड को यूज में ले सकते हो। थोड़ा सा मैं कंसोल के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं उनको छोटा कर देता हूँ।
देन कंसोल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये जो 192.168.1.7 है ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसी कमांड को फिर से रिपीट करना है, ipconfig। देन आपको जो भी नया आईपी एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस आप दे सकते हो, जैसे कि 192 क्या आ रहा है ये, तो ipconfig लिखना है। देन आपको यहाँ पर 192.168.0.23 या फेचिंग एरर शो कर रहा है 23 ने हम यहाँ पर 1 देते हैं। सॉरी, मैं कंसोल को फिर से क्लियर करता हूँ और फिर से आपको समझाता हूँ। देन फिर से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ipconfig। तो देख सकते हो ये जो 192.168.1.7 है ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये काली लिनक्स का आईपी एड्रेस है जो कि ईथरनेट 0 का है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा ipconfig ETH0। देन जो भी आप नया आईपी एड्रेस देना चाहते हो वो आईपी एड्रेस दे सकते हो, जैसे कि 196.1.168.1.6 देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 6 देकर एंटर प्रेस करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है। तो फिर से हम ipconfig करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक चेंज नहीं हुआ है, बट आप ट्राई कर लेना, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस तरह से हम अपने मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है मैक चेंजर। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा apt install मैक चेंजर। तो इस पैकेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फिर से चेक करना है आपकी आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस क्या है। तो उसके लिए आप ipconfig कमांड को यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस आपका जो मैक एड्रेस है यहाँ पर वो शो कर रहा है जो कि ईथर नाम से है। ओके, तो मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको पहले ये जो आपका ईथरनेट एडेप्टर है इस एडेप्टर को आपको डाउन करना पड़ेगा। ये फिलहाल अभी रनिंग कंडीशन पर है, ऑफ है, तो इसको डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली कमांड दे सकते हो ifconfig ETH0 डाउन। तो जो भी आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा वो डाउन हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। अभी वो रनिंग कंडीशन पर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं फ़िलहाल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैक चेंजर जो भी कमांड है उसको रन करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको लिखना होगा मैक चेंजर -a। देन आप जिस भी इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना चाहते हो वो इंटरफेस का नाम लिखना होगा। जैसे कि मेरे केस में ईथरनेट 0, तो ये मेरा इंटरफेस का नाम है ईथरनेट 0। अगर आप एक्स्ट्रा से कोई भी लैन कार्ड को इंसर्ट किए हो या फिर वाईफाई को इंसर्ट किए हो तो आप WLAN 0 का यूज़ में ले सकते हो, या फिर जो भी नाम वहाँ पर शो कर रहा होगा उस नाम को आप यूज़ कर सकते हो। तो इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो जो मेरा करंट मैक एड्रेस था वो ये है, तो जो मेरा परमानेंट मैक एड्रेस है वो ये है, बट जो मेरा न्यू मैक एड्रेस है वो ये है। तो इस तरह से आप मैक चेंजर टूल्स की हेल्प से आप अपनी खुद की मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हो। फॉर कन्फर्मेशन हम फिर से ipconfig कमांड को यूज़ करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा कहाँ गया, सॉरी मैंने यहाँ पर जो मेरा इंटरफेस है उसको अभी तक ऑफ नहीं किया, तो आपको फिर से यहाँ पर ऑफ कर देना है, ipconfig ETH0 ऑफ कर देना है। देन ऑफ करने के बाद आपको चेक करना है। तो देख सकते हो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो जो नया मैक एड्रेस है वो ये है, तो हम चेक करते हैं एड्रेस चेंज हुआ या नहीं।
तो देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो गया है 69, जो कि यहाँ पर 69 शो कर रहा है। पहले ये था जो लास्ट में A4 था, तो पहले का हम भी चेक कर लेते हैं। A4 जो है A4 देख सकते हो यहाँ पर A4 है, बट वहाँ पर 69 है। तो सक्सेसफुली हमारा मैक एड्रेस यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ये मैक एड्रेस परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है। जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे या फिर रिस्टार्ट करेंगे तो वापस से ये डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस में आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस को आप किस तरह से चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप कैसे डार्क वेब को एक्सेस करेंगे। वैसे तो डार्क वेब को एक नॉर्मल सिस्टम से एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, बट कुछ ऐसी एथिकल हैकिंग ट्रिक्स होते हैं एंड कुछ ऐसी छोटे मोटे मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, apd इंस्टॉल टॉर करना पड़ेगा, apd इंस्टॉल टॉर। तो यहाँ पर टॉर सर्विस का जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो इस तरह से कुछ शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आपको टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो टॉर सर्विस था वो इंस्टॉल हो गया, तो नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टॉर ब्राउज़र। तो उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए आप कमांड दे सकते हो apd इंस्टॉल -y टॉर, देन टॉर लॉन्चर, टॉर ब्राउज़र टॉर ब्राउज़र लॉन्चर। तो ये पैकेज भी मेरी सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सॉरी, यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो ये पैकेज भी मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप इस पैकेज को डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट आपको टॉर ब्राउज़र को रन करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको टॉर ब्राउज़र लिखना है, देन हाइफन दें के लॉन्चर लिखना है। ये क्या हो गया, आई थिंक हम रूट यूज़र पर हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो आप इन सारी कमांड को नॉर्मल यूज़र पर एक बार ट्राई कर लेना। देन आपको लिखना होगा टॉर ब्राउज़र। सॉरी, क्या हो रहा है। तो आप इस हिसाब से अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो टॉर नाम का जो ब्राउज़र होगा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो क्योंकि टॉर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टॉर ब्राउज़र शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। तो क्लिक करके हम ओपन करते हैं फिर से एक बार टॉर, वेट करते हैं कब तक ओपन होगा। तो देख सकते हो ये ओपन हो गया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ एडिशनल पैकेज ये इंस्टॉल करेगा, तो आप इंस्टॉल होने देना। देन नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का शो करेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑटोमेटिक पर, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टॉर ब्राउज़र को रन कर सकते हो। देन अगर आपको किसी भी डार्क वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर लिंक होना चाहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो इसका कोई भी आप गलत यूज ना करें। तो ये लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, तो जो डार्क वेब है उसको एक्सेस करने के लिए .com या फिर .in जैसी वेबसाइट को हम यूज़ नहीं करते, बट कि जो .onion है उस तरह की वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं। तो इसका लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो और यहाँ पर जब आप डार्क वेब को एक्सेस करेंगे तो ध्यान रखें आपकी जितने भी सारे प्राइवेसी है आप उनको पहले ठीक हिसाब से चेक कर लें। देन उसके बाद आप टॉर ब्राउज़र को ओपन करें एंड डार्क वेब को एक्सेस करें। तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये इलीगल है। तो उसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर डार्क वेब एक्सेस हो गया है। एक सिंपल सा वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप
देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि किस तरह से डार्क वेब को आप एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये हो गया टॉर सर्विस के बारे में। आप इस तरह से डार्क वेब को, टॉर ब्राउज़र को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप टॉर ब्राउज़र की हेल्प से एनोनिमस तरह से टॉर सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको मैं एक एडिशनल टिप्स बताना चाहूँगा कि जब आप हैकिंग परफॉर्म करेंगे या फिर किसी भी तरह की एथिकल हैकिंग अटैक को परफॉर्म करेंगे, तो जब आप पब्लिक प्लेस में ये सारे काम करेंगे तो नो डाउट कोई छोटा बच्चा भी आपकी सिस्टम को देखकर कह देगा कि भाई ये हैकिंग कर रहा है, काली लिनक्स मशीन ऑन कर रहा है। क्योंकि काली का इंटरफेस ही कुछ ऐसा है, या फिर कोई भी विंडोज से रिलेटेड चीज़ें शो नहीं करता, तो कोई भी इंसान आपको कह देगा कि ये भाई हैकिंग कर रहा है, इलीगल चीज़ें कर रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है काली अंडर कवर मोड। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं काली UN लिखकर सर्च किया तो यहाँ पर शो कर रहा है काली अंडर कवर मोड। तो इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका जो काली मशीन है वो तुरंत विंडो मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी तरह से विंडो मशीन में कन्वर्ट हो गया है। अगर कोई भी पब्लिक प्लेस पर आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। आप सिक्योर तरह से इस काम को परफॉर्म कर पाएंगे, इस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये विंडोज मशीन में कन्वर्ट हो गया है, बट आप इसमें H काली की तरह यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो गया है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है नीचे। देन यहाँ पर भी जितने भी आइकन होना चाहिए वो भी आइकन यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगेन आपको वापस से नॉर्मल मोड पर आना होगा, तो अगेन आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा क्या, काली अंडर कवर। वही सेम चीज़ को आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। देन फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको क्लिक करके लॉन्च पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप ऑटोमेटिकली वापस से काली लॉन्चर पर आ जाएंगे, देख सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एंड अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए कोर्स में।